हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले ब्रेकिंग सिस्टम में KR6 रिले के बारे में। अभी जो KR6 रिले होता है ये न्यूमेटिक प्रेशर एम्पलीफायर होता है और ये KR6 रिले तीनों ब्रेक में काम करता है। सर्विस ब्रेक में भी काम करता है, होल्डिंग ब्रेक में भी काम करता है, EB ब्रेक में भी काम करता है। EB ब्रेक मतलब एमरजेंसी ब्रेक। तो यहाँ पर ये जो KR6 रिले इसके साथ एसोसिएटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसके भी बारे में बात करेंगे। जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, प्री कंट्रोल प्रेशर क्या होता है, रिजर्वायर प्रेशर क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ट्रांजिस्टर में ये बेस हो गया, यहाँ पर ये एमीटर हो गया और यहाँ पर ये कलेक्टर हो गया। बेस पे अगर हम लोग सिग्नल देते हैं तो ऐसे केस में एमीटर से कलेक्टर आउटपुट हमें मिलता है, राइट। अगर बेस पे अगर हम लोग नेग्लिजिबल अगर इनपुट भी देंगे तो ऐसे केस में हमें क्या मिलता है, एमीटर से कलेक्टर हाई आउटपुट मिलता है। मतलब अगर हम लोग लो इनपुट देंगे तो हमें जो आउटपुट जो मिलता है वो हाई मिलता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर ये क्या कर रहा है, बेसिकली एम्पलीफिकेशन का काम कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो KR6 जो रिले है, ये इसको हम लोग KR6 रिले वाल्व बोलते हैं। तो जो KR6 जो रिले वाल्व है ये क्या करता है, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। रिले वाल्व इंक्रीजेस वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर, राइट। अभी यहाँ पर ये जो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर है इसका एक और एक नाम होता है जिसे बोला जाता है प्री कंट्रोल प्रेशर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारी जो ट्रेन का जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम में होता क्या है, ट्रेन में होता है ब्रेक शू। अब वो जो ब्रेक शू होता है ब्रेक सिलेंडर के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये ब्रेक सिलेंडर में होता क्या है, न्यूमेटिक एयर जाती है और ये न्यूमेटिक एयर की वजह से होता क्या है, ब्रेक शू का डिस्प्लेसमेंट होता है और जो ब्रेक शू होता है व्हील के कांटेक्ट में जाता है और ट्रेन में ब्रेक लगता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, जो सिलेंडर में जो प्रेशर जो जाता है उसका जो वॉल्यूम होता है उसे इंक्रीज़ करना होता है। अब सिलेंडर में जो प्रेशर जो जा रहा है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर ये रिले वाल्व होता है। तो ये रीज़न की वजह से जो रिले वाल्व होता है KR6 रिले वाल्व, ये वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर का एक और एक नाम होता है जिसे बोला जाता है प्री कंट्रोल प्रेशर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिमांडेड, अभी एक और एक प्रेशर होता है जिसे बोला जाता है पायलट प्रेशर। अब ये पायलट प्रेशर क्या है, डिमांडेड प्रेशर फॉर ब्रेकिंग इन ट्रेन बाय ट्रेन पायलट इज नोन एज पायलट प्रेशर। मतलब ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करने के लिए जितनी प्रेशर की डिमांड है वो जो प्रेशर होता है उसे बोला जाता है पायलट प्रेशर। अभी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो पायलट प्रेशर होता है बेसिकली डिमांडेड प्रेशर होता है जो कि ब्रेकिंग के लिए लगता है, राइट। तो डिमांडेड प्रेशर फॉर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के लिए जो डिमांडेड प्रेशर होता है ट्रेन में, और वो जो प्रेशर होता है वो ट्रेन पायलट देता है, राइट। तो जो डिमांडेड प्रेशर होता है ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए उससे बोला जाता है पायलट प्रेशर। पायलट प्रेशर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे ट्रेन पायलट देता है, राइट। और जैसे कि हमने बात किया, जो रिले वाल्व होता है कौन सा प्रेशर इंक्रीज़ करता है, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर इंक्रीज़ करता है। वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर का एक और एक नाम होता है जिसे बोला जाता है प्री कंट्रोल प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो ब्रेक सिलेंडर है उसमें कौन सा प्रेशर जाता है, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर जाता है, मतलब प्री कंट्रोल प्रेशर जाता है। अब जैसे कि हमने बात किया, अब ट्रेन में ब्रेकिंग के लिए डिमांडेड जो प्रेशर होता है जो कि ट्रेन पायलट देता है उसे बोला जाता है पायलट प्रेशर। तो जो पायलट प्रेशर होता है बेसिकली डिमांडेड प्रेशर होता है। जैसे कि हमने बात किया, जो पायलट प्रेशर होता है बेसिकली डिमांडेड प्रेशर होता है जो कि ट्रेन में चाहिए होता है ब्रेक लगाने के लिए। अब एक और एक प्रेशर होता है जिसे बोला जाता है सप्लाई रिजर्वायर प्रेशर। तो जो सप्लाई रिजर्वायर प्रेशर है उसे आर प्रेशर भी बोला जाता है। आर प्रेशर ही सप्लाई रिजर्वायर प्रेशर। तो ये तीनों जो प्रेशर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक के हमने बात किया वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर के बारे में जिसे प्री कंट्रोल प्रेशर भी बोला जाता है। फिर हमने पायलट प्रेशर के बारे में बात किया जो कि डिमांडेड प्रेशर जो कि ब्रेकिंग के लिए लगता है ट्रेन में। फिर उसके बाद जो रिजर्वायर का जो प्रेशर होता है उसे आर प्रेशर बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर हो गया, प्री कंट्रोल प्रेशर हो गया, कंट्रोल वॉल्यूम प्रेशर हो गया, ये तीनों एक ही चीज़ है, राइट। तो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर, प्री कंट्रोल प्रेशर या फिर ये कंट्रोल वॉल्यूम प्रेशर, ये तीनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आर प्रेशर फ्लोज फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम, और जो ये CV है क्या, जैसे हमने बात किया, ये प्री कंट्रोल प्रेशर। अब ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर है ये स्मॉल वॉल्यूम से फ्लो होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है बेस पे, ये कौन सा प्रेशर है, ये बेसिकली CV प्रेशर है, मतलब प्री कंट्रोल प्रेशर है। और हमें पता है जो प्री कंट्रोल प्रेशर है इसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। जैसे हमने बात किया, बेस पे हम लोग जो इनपुट देते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो लो होती है और हमें आउटपुट में जो वैल्यू जो मिलती है वो हाई होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो CV है ये बेसिकली प्री कंट्रोल प्रेशर, इसे स्मॉल वॉल्यूम प्रेशर भी बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, CV को प्री कंट्रोल प्रेशर भी बोला जाता है, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर भी बोला जाता है, कंट्रोल वॉल्यूम प्रेशर भी बोला जाता है। आर प्रेशर फ्लोज फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम। अब ये जो आर प्रेशर होता है, रिजर्वायर प्रेशर, ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम होता है ज़्यादा होता है और ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है इसका जो वॉल्यूम होता है कम होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। जो आर प्रेशर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है और जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है।
तो प्री कंट्रोल प्रेशर का वॉल्यूम कम होता है और जो रिजर्वायर प्रेशर है, आर प्रेशर, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट प्री कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रेशर। अब ये आउटपुट प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है? आउटपुट प्रेशर, राइट। जैसे हमने बात किया प्री कंट्रोल, सी है क्या, ये है प्री कंट्रोल प्रेशर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सी को प्री कंट्रोल प्रेशर भी बोला जा सकता है, कंट्रोल वॉल्यूम प्रेशर भी बोला जा सकता है, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर है, ये क्या करता है? ये आउटपुट को क्या करता है? ये आउटपुट प्रेशर का जो वॉल्यूम है उसे इंक्रीज़ करता है। तो प्री कंट्रोल प्रेशर सी है क्या, ये बेसिकली प्री कंट्रोल प्रेशर है, कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रेशर, इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रेशर, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक प्रेशर के बारे में अगेन हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि बेसिकली ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, राइट। तो अब तक के हमने कौन कौन से प्रेशर के बारे में बात किया? हमने सबसे पहला प्री कंट्रोल प्रेशर के बारे में बात किया, जिसे वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर भी बोला जाता है। फिर उसके बाद कंट्रोल वॉल्यूम प्रेशर भी बोला जाता है। दूसरा हमने बात किया सप्लाई रिजर्वायर प्रेशर के बारे में। और फिर उसके बाद तीसरा हमने बात किया सप्लाई रिजर्वायर प्रेशर, मतलब जो रिजर्वायर का जो प्रेशर है सब, उसी को ही बोला जाता है सप्लाई रिजर्वायर प्रेशर। फिर उसके बाद पायलट प्रेशर, ब्रेकिंग के लिए जो डिमांडेड प्रेशर होता है, जो कि ट्रेन पायलट देता है, उसे बोला जाता है पायलट प्रेशर। अभी जो रिले वाल्व होता है, कौन सा प्रेशर इंक्रीज करता है? प्री कंट्रोल प्रेशर को इंक्रीज करता है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे हमने बात किया, ये जो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर है, इसका क्या काम होता है? यहाँ पर ये जो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर होता है, या फिर बोल सकते हैं जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है, ये बेसिकली वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। किसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है? आउटपुट प्रेशर के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। अभी जो आउटपुट जो प्रेशर है, ये बेसिकली ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर होता है। तो जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है, उसको हम लोग आउटपुट प्रेशर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सी है प्री कंट्रोल प्रेशर, कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रेशर, इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रेशर, दैट इज ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, राइट। ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, जिसको हम लोग सी से शो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक चीज़ अगर हम लोग देखें यहाँ से, एक अगर हम लोग कंक्लूजन अगर निकालें, तो ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है, ये क्या करता है? ये ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अभी ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है, ये ब्रेक सिलेंडर प्रेशर के वॉल्यूम को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। तो सबसे सिंपल तरीके से डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है, ये ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होता है, उसके वॉल्यूम को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सीवी है क्या? प्री कंट्रोल प्रेशर। तो जब प्री कंट्रोल प्रेशर जीरो होगा, तो ऐसे केस में जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होगा, वो भी क्या होगा? वो भी जीरो होगा, राइट। अब ये जीरो हो जाएगा, किसके थ्रू जीरो हो जाएगा? एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू जीरो हो जाएगा। एक वाल्व होता है जिसे बोला जाता है एग्जॉस्ट वाल्व। तो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू जो प्रेशर होगा, ये क्या हो जाएगा? डिसिपेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल प्री कंट्रोल प्रेशर अगर 3 बार है, तो ऐसे केस में जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होगा, जिसे हम लोग आउटपुट प्रेशर भी बोल रहे हैं, वो भी कितने बार का होगा? 3 बार का होगा, बट उसका जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर कंट्रोल प्रेशर, प्री कंट्रोल प्रेशर अगर 0 है, तो ऐसे केस में जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होगा, वो भी क्या हो जाएगा? 0 बार हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, एक कंक्लूजन अगर हम लोग यहाँ से निकालें, तो यहाँ पर ये जो KR6 रिले के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो KR6 रिले ये कर क्या रहा है? ये KR6 रिले में जा रहा है बेसिकली प्री कंट्रोल प्रेशर, और ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर है क्या कर रहा है? ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है, उसके वॉल्यूम को क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। अगर प्री कंट्रोल प्रेशर अगर 0 हो जाएगा, तो ऐसे केस में जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होगा, जिसे आउटपुट प्रेशर भी बोला जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ही बोलेंगे। सिमिलरली अगर प्री कंट्रोल प्रेशर अगर 3 बार का है, तो ऐसे केस में जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होगा, वो भी कितने बार का होगा? 3 बार का होगा, बट उसका जो वॉल्यूम होगा वो हाई होगा। सिमिलरली अगर प्री कंट्रोल प्रेशर अगर 0 हो गया, तो ऐसे केस में ब्रेक सिलेंडर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रांजिस्टर का एग्जांपल हमने कंसिडर किया था, सीवी है प्री कंट्रोल प्रेशर। ये प्री कंट्रोल प्रेशर मतलब बेस की वैल्यू 0 हो गई, तो एमीटर से कलेक्टर जो करंट फ्लो होगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बेस में अगर हम लोग 1 एम्पियर का अगर सिग्नल दे रहे हैं, जस्ट एज अ रफ एग्जाम्पल, तो एमीटर से कलेक्टर की तरफ जो सिग्नल जो फ्लो होगा, वो 3 एम्पियर का होगा, राइट। मतलब जो आउटपुट जो होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सीवी है क्या? प्री कंट्रोल प्रेशर है। अभी प्री कंट्रोल प्रेशर अगर हम लोग दे रहे 1 बार का, तो ऐसे केस में जो आउटपुट प्रेशर होगा, जिसको ब्रेक सिलेंडर प्रेशर हम लोग बोल रहे हैं, राइट। तो जो ब्रेक सिलेंडर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने लिखा भी है ब्रेक सिलेंडर। तो जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होगा, प्री कंट्रोल प्रेशर अगर 3 बार दे रहे, तो जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होगा, वो भी 3 बार का होगा, बट उसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? वो हाई होगा। मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? वो हाई होगा।
या फिर हम लोग एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। प्री कंट्रोल प्रेशर अगर मैं 0 बार का दे रहा हूँ तो जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 बार हो जाएगा। प्री कंट्रोल प्रेशर अगर मैं 2 बार का दे रहा हूँ तो ऐसे केस में जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होगा वो भी कितने बार का होगा, 2 बार का होगा, बट उसका वॉल्यूम हाई होगा। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो KR6 रिले होता है इसमें प्री कंट्रोल प्रेशर दिया जाता है। अब ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है ये क्या करता है, जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है उसका जो वॉल्यूम होता है उसे इंक्रीज कर देता है। अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, KR6 रिले इज़ अ न्यूमेटिक प्रेशर एम्पलीफायर इंक्रीजेज द आउटपुट ऑफ ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। जो KR6 रिले ये है क्या, न्यूमेटिक प्रेशर एम्पलीफायर है। KR6 रिले को सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, न्यूमेटिक प्रेशर एम्पलीफायर है जो कि क्या करता है, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर का जो आउटपुट होता है उसे इंक्रीज कर देता है। KR6 रिले ऑपरेट इन बोथ द केसेस एमरजेंसी ब्रेक एंड सर्विस ब्रेक। जो KR6 रिले ये एमरजेंसी ब्रेक में भी काम करता है और सर्विस ब्रेक में भी काम करता है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें KR6 रिले अगर हम लोग देखें होल्डिंग ब्रेक में भी काम करता है, सर्विस ब्रेक में भी काम करता है, एमरजेंसी ब्रेक में भी काम करता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें होल्डिंग ब्रेक, सर्विस ब्रेक और जो एमरजेंसी जो ब्रेक है ये एक कॉमन सिलेंडर के साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो KR6 रिले है, यहाँ पर अगर हम लोग देखिए होल्डिंग ब्रेक हो गया, सर्विस ब्रेक हो गया, एमरजेंसी ब्रेक हो गया। तो अब तक के हमने जो KR6 रिले से जो डिस्कशन किया, KR6 रिले वाल्व ये न्यूमेटिक प्रेशर एम्पलीफायर है जो कि क्या करता है, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर के आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। अभी जो KR6 रिले ये होल्डिंग ब्रेक में भी काम करता है, सर्विस ब्रेक में भी काम करता है, एमरजेंसी ब्रेक में भी काम करता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें होल्डिंग ब्रेक, सर्विस ब्रेक और जो एमरजेंसी ब्रेक है ये कॉमन सिलेंडर के साथ लिंक होते हैं, बट जो पार्किंग ब्रेक है वो कॉमन सिलेंडर के साथ लिंक नहीं होता। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें KR6 रिले ये सारे ब्रेक में काम करेगा, बट KR6 रिले ऑपरेट नहीं होगा इन केस ऑफ पार्किंग ब्रेक, बिकॉज पार्किंग ब्रेक हैज़ डिफरेंट लाइन। पार्किंग ब्रेक इज स्प्रिंग एक्चुएटेड। जो पार्किंग ब्रेक होता है ये स्प्रिंग एक्चुएटेड होता है, राइट। तो जो KR6 रिले होगा वो होल्डिंग ब्रेक में भी काम करेगा, सर्विस ब्रेक में भी काम करेगा, एमरजेंसी ब्रेक में भी काम करेगा, क्योंकि तीनों जो ब्रेक है ये कॉमन सिलेंडर के साथ लिंक होते हैं। ये तीनों जो ब्रेक है ये कॉमन सिलेंडर के साथ लिंक होते हैं। बट जो पार्किंग ब्रेक है उसमें जो KR6 रिले वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो पार्किंग ब्रेक होता है वो स्प्रिंग एक्चुएटेड होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है KR6 रिले पार्किंग ब्रेक में क्यों नहीं काम करता, क्योंकि जो पार्किंग ब्रेक होता है वो कॉमन सिलेंडर से लिंक नहीं होता, पहला रीज़न। और पार्किंग ब्रेक स्प्रिंग एक्चुएटेड होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें पार्किंग ब्रेक मतलब अपोजिट होता है सारे ब्रेक का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ज़ीरो प्रेशर होगा तो ऐसे केस में जो पार्किंग ब्रेक होगा वो अप्लाई होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया होल्डिंग ब्रेक हो गया, सर्विस ब्रेक हो गया, एमरजेंसी ब्रेक हो गया, ये तीनों ब्रेक ऐसे होते हैं जो कि मतलब न्यूमेटिक प्रेशर से काम करते हैं। मतलब जो न्यूमेटिक प्रेशर होता है वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। जब न्यूमेटिक प्रेशर हाई होगा तो ऐसे केस में ब्रेकिंग जो फोर्स होगा वो हाई होगा, राइट। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं तीनों जो ब्रेक है ये न्यूमेटिक प्रेशर से काम करते हैं। बट ये जो स्प्रिंग इसे ये जो पार्किंग ब्रेक हमने जो काम किया ये न्यूमेटिक प्रेशर से काम नहीं करता है, ये स्प्रिंग से काम करता है, राइट। अगर प्रेशर अगर ज़ीरो होगा तो ऐसे केस में पार्किंग ब्रेक अप्लाई होगा। बेसिकली होता क्या है, जो पार्किंग ब्रेक होता है वो अप्लाई होता है कितने बार पर, हमें यहाँ पर ये प्रेशर का वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 4 बार पर जो पार्किंग ब्रेक होता है वो क्या हो जाता है, एक्चुएट होने लग जाता है। और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा तो पार्किंग ब्रेक क्या होगा, अप्लाई होगा। बाकी ब्रेक में अगर हम लोग देखें जब प्रेशर ज़्यादा होता है, न्यूमेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो बाकी के ब्रेक अप्लाई होते हैं। होल्डिंग ब्रेक हो गया, सर्विस ब्रेक हो गया, एमरजेंसी ब्रेक हो गया। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ऐसे केस में होगा क्या, ब्रेक लगेगा, राइट। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें पार्किंग ब्रेक ऐसा ब्रेक होता है जब प्रेशर कम होता है तब ये पार्किंग ब्रेक लगता है, राइट। जैसे जैसे ट्रेन का प्रेशर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ट्रेन हमारी वर्कशॉप में आके खड़ी है और ट्रेन का जो प्रेशर है वो ट्रेन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो ऐसे केस में होगा कि पार्किंग ब्रेक अप्लाई होते जाएगा, अप्लाई होते जाएगा, होते जाएगा एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पार्किंग ब्रेक होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रेशर का, राइट। तो पार्किंग ब्रेक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, प्रेशर इन ट्रेन। प्रेशर जैसे जैसे कम होते जाएगा तो जो पार्किंग ब्रेक होगा वो अप्लाई होते जाएगा। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो पार्किंग ब्रेक होगा वो रिलीज़ होते जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें जो पार्किंग ब्रेक होता है वो रिलीज़ हो जाता है कितने बार पर, 5 बार प्रेशर पर,
जब ब्रेक प्रेशर 5 बार हो जाता है तो ऐसे केस में जो पार्किंग ब्रेक होता है वो रिलीज़ हो जाता है। 4 बार पर जो पार्किंग ब्रेक है वो एक्चुएट होना चालू हो जाता है, मतलब जो पार्किंग ब्रेक की जो स्प्रिंग है वो फैलना चालू हो जाती है। और 3.5 बार के नीचे अगर प्रेशर गया, 3.5 बार पर प्रेशर आया, तो ऐसे केस में जो पार्किंग ब्रेक होता है वो अप्लाई हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमें ये डेटा पता होना चाहिए। 3.5 बार पर जो पार्किंग ब्रेक होगा वो अप्लाई होगा, और 4 बार पर जो पार्किंग ब्रेक की जो स्प्रिंग है वो एक्चुएट होना चालू हो जाती है, और 5 बार पर जो पार्किंग ब्रेक होता है वो रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पार्किंग ब्रेक सिलेंडर ऑलवेज हैज़ न्यूमेटिक प्रेशर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पार्किंग ब्रेक का जो सिलेंडर होता है उसमें हमेशा न्यूमेटिक प्रेशर होता है। देन ओनली इट विल बी रिलीज, अदरवाइज इट विल गेट अप्लाई। यहाँ पर जो पार्किंग ब्रेक का जो सिलेंडर होता है, बाकी अगर हम लोग देखें जो ब्रेक है, यहाँ पर ये जो बाकी के जो ब्रेक है इसमें प्रेशर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो प्रेशर आता है, और वो प्रेशर क्या करता है, ब्रेक शू को पुश करता है और ट्रेन में ब्रेक लगता है। फिर उसके बाद जब ब्रेक रिलीज़ करते हैं तो जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, वो रिलीज़ हो जाता है ब्रेक सिलेंडर का। बट यहाँ पर पार्किंग ब्रेक में ऐसा नहीं होता। पार्किंग ब्रेक का जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसमें कंटिन्यूसली प्रेशर होता है, राइट, न्यूमेटिक प्रेशर होता है। पार्किंग ब्रेक सिलेंडर ऑलवेज हैज़ न्यूमेटिक प्रेशर, राइट। न्यूमेटिक प्रेशर क्यों होता है पार्किंग ब्रेक के सिलेंडर में? अगर न्यूमेटिक प्रेशर अगर नहीं होगा तो ऐसे केस में पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो यही रीज़न की वजह से जो पार्किंग ब्रेक का जो सिलेंडर होता है उसमें हमेशा न्यूमेटिक प्रेशर होता ही होता है, तब जाके जो पार्किंग ब्रेक होता है वो रिलीज़ रहता है। पार्किंग ब्रेक सिलेंडर ऑलवेज हैज़ न्यूमेटिक प्रेशर, देन ओनली इट विल बी रिलीज, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5 बार प्रेशर स्टार्ट्स टू गेट रिड्यूस। जैसे कि हमने बात किया, जैसे ही 5 बार का प्रेशर कम होना चालू हो जाएगा तो ऐसे केस में जो पार्किंग ब्रेक है वो क्या होना चालू हो जाएगा, अप्लाई होना चालू हो जाएगा। हमने डिस्कस किया 5 बार के ऊपर प्रेशर जाएगा तो ऐसे केस में जो पार्किंग ब्रेक होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। 4 बार प्रेशर गया, पार्किंग ब्रेक की जो स्प्रिंग होगी वो फैलने लगेंगी, एक्चुएट होने लगेंगी। 3.5 बार प्रेशर गया तो ऐसे केस में पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक ब्रेक होता है सर्विस ब्रेक। हमें पता है जब हमारी ट्रेन मेन लाइन पे होती है तो ब्रेक जो लगता है वो सर्विस ब्रेक होता है। एमरजेंसी ब्रेक के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अभी होल्डिंग ब्रेक क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन 30% प्रेशर इज रिड्यूस फ्रॉम द ब्रेक सिलेंडर, जब ट्रेन का जो ब्रेक सिलेंडर है उसमें से 30% प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे तो ऐसे कि इसमें ट्रेन में जो ब्रेक जो लगेगा वो कौन सा ब्रेक होगा, वो होल्डिंग ब्रेक होगा। सर्विस ब्रेक का अगर हम लोग 30% अगर न्यूमेटिक एयर निकाल दें तो ऐसे केस में ट्रेन में जो ब्रेक जो लगेगा वो होल्डिंग ब्रेक लगेगा। अभी यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है। एक और एक चीज़ अगर हम लोग देखें, जो पार्किंग ब्रेक होता है वो कैसा लगा होता है, डायगनली लगा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने पहला एक्सल कंसिडर किया, यहाँ पर ये दूसरा एक्सल, पहला एक्सल का पहला वाला व्हील और यहाँ पर ये दूसरा वाला व्हील, दूसरे वाले एक्सल का पहला व्हील और यहाँ पर ये दूसरा व्हील। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पार्किंग ब्रेक होता है वो डायगनली लोकेटेड होता है। मतलब अगर एक पार्किंग ब्रेक अगर ये वाले व्हील पे लोकेटेड है तो दूसरा वाला जो पार्किंग ब्रेक होगा वो ये वाले व्हील पे लोकेटेड होगा। तो जो पार्किंग ब्रेक होता है वो डायगनली लोकेटेड होता है, एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ब्रेक्स के कंपैरिजन करें तो सबसे पावरफुल जो ब्रेक जो होता है वो कौन सा ब्रेक होता है, पार्किंग ब्रेक होता है। तो पार्किंग ब्रेक सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रेक होता है, राइट। फिर उसके बाद जो मतलब जो ब्रेकिंग पावर रिड्यूसेस, जैसे कि हमने बात किया, तो जो पार्किंग ब्रेक की जो ब्रेकिंग जो पावर होती है, जो ब्रेकिंग जो एफर्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, राइट। ब्रेकिंग पावर ज़्यादा होती है, मतलब अगर पार्किंग ब्रेक अगर लग जाए ना तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ब्रेक फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ब्रेक लगने के टाइम एक फोर्स जनरेट होता है जिसको बोला जाता है ब्रेकिंग फोर्स। तो जो पार्किंग ब्रेक का जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जो एमरजेंसी ब्रेक है उसका कम होता है। फिर तीसरा सर्विस ब्रेक, और सबसे जो कम जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो होल्डिंग ब्रेक का। तो सबसे कम जो ब्रेकिंग फोर्स है वो होल्डिंग ब्रेक का, उससे ज़्यादा सर्विस ब्रेक का, और उससे भी ज़्यादा एमरजेंसी ब्रेक, और सबसे ज़्यादा जो ब्रेकिंग फोर्स होता है, जो ब्रेकिंग पावर होता है, पार्किंग ब्रेक का होता है। तो पार्किंग ब्रेक का जो ब्रेकिंग पावर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। When train arrive at station and when docked at the station, then the holding brake applied. When mode selector is removed from ATP and if mask on removed, then emergency brake is applied. तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, जब हमारी ट्रेन स्टेशन पे आती है और जब प्लेटफॉर्म पे डॉक हो जाती है तो ऐसे केस में कौन सा ब्रेक लगता है ट्रेन में, होल्डिंग ब्रेक लगता है। सर्विस ब्रेक का 30% न्यूमेटिक एयर लगा निकाल दे तो ऐसे केस में जो ब्रेक जो लगता है कौन सा ब्रेक लगता है, होल्डिंग ब्रेक लगता है, राइट। और जब हम लोग मोड सिलेक्टर को ATP से हटा देंगे और जब मास्क ऑन निकाल देंगे तो ऐसे केस में ट्रेन में कौन सा ब्रेक लगेगा, एमरजेंसी ब्रेक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मोड सिलेक्टर को ATP से हटा दिया जाएगा और जब मास्क ऑन की को निकाल दिया जाएगा तो ऐसे केस में ट्रेन में जो ब्रेक जो लगेगा वो EB ब्रेक लगेगा, एमरजेंसी ब्रेक।
अभी अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन में लूप होती है, पहली जो लूप होती है वो ईबी लूप होती है और दूसरी जो लूप होती है वो ब्रेक लूप होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से ब्रेक लूप दिखाई दे रही है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये हमें एमरजेंसी ब्रेक लूप दिखाई दे रही है, राइट। एमरजेंसी ब्रेक लूप दो होती है यहाँ पर। अगर हम लोग देखें एमरजेंसी ब्रेक लूप 1 और यहाँ पर ये एमरजेंसी ब्रेक लूप 1 हमें दिखाई दे रही है लाइन जो है एमरजेंसी ब्रेक लूप 1, और यहाँ पर ये एमरजेंसी ब्रेक लूप 2, यहाँ पर ये एमरजेंसी ब्रेक लूप 2। तो यहाँ पर ये इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रेक लूप, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, जब हमारी ट्रेन स्टेशन पे आती है और टॉक हो जाती है तो ऐसे केस में ट्रेन में होल्डिंग ब्रेक लगता है। और जब मोड सेलेक्टर को हम लोग एटीपी से हटा देते हैं और मास्क ऑन निकाल देते हैं तो ऐसे केस में ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लगता है। EB loop get break when mode selector is off, when mode selector is off and mask on key is removed, when loop get break EB applied in train। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, जब हमारी ट्रेन स्टेशन पे आती है तो ऐसे केस में होल्डिंग ब्रेक लगता है। और दूसरा हमने ये डिस्कस किया, जब मोड सेलेक्टर को हम लोग एटीपी से हटा देते हैं और मास्क ऑन निकाल देते हैं तो ऐसे केस में ट्रेन में जो ब्रेक जो लगता है वो EB ब्रेक लगता है। क्यों EB ब्रेक लगता है? क्योंकि जो एमरजेंसी ब्रेक लूप है, जैसे कि हमने बात किया था, वो क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है जब हम लोग मोड सेलेक्टर को ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी ब्रेक लूप होती है वो क्या हो जाती है, जब मोड सेलेक्टर को हम लोग एटीपी से हटा देते हैं और मास्क ऑन को निकाल देते हैं तो जो एमरजेंसी ब्रेक लूप होती है वो ब्रेक हो जाती है और जो ट्रेन है उसमें EB लग जाता है, राइट। और जब हम लोग ट्रेन को शट डाउन करेंगे तभी भी EB लगेगा। व्हेन ट्रेन इज शट डाउन EB अप्लाइड, जब ट्रेन को हम लोग शट डाउन करेंगे तो EB लगेगा। व्हेन EB अप्लाइड इन द ट्रेन by doing cutout of SCS EB removed then failure is due to signaling। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, जब हम लोग ट्रेन को ऑक्स ऑफ कर देते, शट डाउन कर देते तो EB लग जाता है हमारी ट्रेन में, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, मास्क ऑन को हमने निकाल दिया, मोड सेलेक्टर को हमने एटीपी से हटा दिया, मास्क ऑन को निकाल दिया तो EB लग गया। क्यों EB लग गया? क्योंकि जो एमरजेंसी ब्रेक लूप है वो क्या हो गई, वो ब्रेक हो गई। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो ऑन है और हमारी ट्रेन में क्या हो गया, अचानक से एमरजेंसी ब्रेक लग गया। ट्रेन चल रही है और ट्रेन में अचानक से एमरजेंसी ब्रेक लग गया, राइट। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, जो SCS अगर हम लोग कट आउट करते हैं, SCS मतलब सिग्नलिंग का स्विच होता है। जब ये सिग्नलिंग के स्विच को अगर हम लोग बाईपास कर देंगे और अगर EB अगर निकल गया तो ऐसे केस में जो ट्रेन जो रुकी थी, जो ट्रेन में जो फेलियर जो आया था वो सिग्नलिंग की वजह से आया था। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ट्रेन में जो एमरजेंसी जो ब्रेक जो लगता है उसके दो कॉज होते हैं। पहला होता है सिग्नलिंग और दूसरा होता है हमारा रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक का EB लग सकता है या फिर सिग्नलिंग का EB लग सकता है। तो ये हमें कैसा पता चलेगा, रोलिंग स्टॉक का एमरजेंसी ब्रेक लगा है या फिर सिग्नलिंग का एमरजेंसी ब्रेक लगा है, राइट। ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, SCS कट आउट अगर हम लोग करते और अगर EB अगर हट जाए तो ऐसे केस में ट्रेन में जो ब्रेक जो लगा है वो किसके वजह से लगा है, सिग्नलिंग के वजह से लगा है। बट SCS कट आउट करने के बाद अगर EB नहीं हट रहा है तो इसका मतलब जो वो EB लगा है वो रोलिंग स्टॉक का EB लगा है, राइट। तो यहाँ पर हमने वही डिस्कस किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ब्रेक लूप हैज़ ओनली वन लूप। जो ब्रेक लूप होता है उसमें एक ही लूप होती है और जो EB लूप होती है उसमें दो लूप होती है। इफ़ EB इज़ अप्लाइड देन इट इज़ इधर ड्यू टू ब्रेक लूप। अगर ट्रेन में अगर EB लग रहा है तो ऐसे केस में ये जो एमरजेंसी ब्रेक होगा वो या तो ब्रेक लूप की वजह से होगा या तो एमरजेंसी लूप की वजह से होगा। व्हेन कम्स इन रोलिंग स्टॉक फॉल्ट, राइट, विच कम्स इन रोलिंग स्टॉक फॉल्ट। तो जैसे कि हमने बात किया, अगर ट्रेन में अगर EB लग रहा है तो ऐसे केस में जो EB होगा वो या तो ब्रेक लूप की वजह से होगा या तो एमरजेंसी लूप की वजह से होगा, जो कि रोलिंग स्टॉक के फॉल्ट में आता है। जैसे कि अब तक के हमने यहाँ से जो डिस्कशन किया वो हमने ये डिस्कशन किया, ट्रेन में जो EB जो लगेगा एमरजेंसी ब्रेक या तो रोलिंग स्टॉक के फॉल्ट की वजह से लगेगा या तो सिग्नलिंग के फॉल्ट की वजह से लगेगा। अगर SCS कट आउट करने के बाद अगर EB हट जा रहा है तो ऐसे केस में वो जो एमरजेंसी जो फॉल्ट है किसका है, वो सिग्नलिंग का है। बट SCS कट आउट करने के बाद अगर EB नहीं हट रहा है तो इसका मतलब वो जो फॉल्ट है वो किसका है, वो रोलिंग स्टॉक का है। अभी रोलिंग स्टॉक में एमरजेंसी लूप का है या फिर ब्रेक लूप का, ये हमें पता करना होगा, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है, ब्रेक लूप हैज़ ओनली वन लूप। जो ब्रेक लूप है उसमें एक ही लूप होती है। एमरजेंसी ब्रेक लूप हैज़ टू लूप। एमरजेंसी ब्रेक लूप में टू लूप होती है। इफ़ एमरजेंसी ब्रेक इज अप्लाइड देन इट इज़ ईदर ड्यू टू द ब्रेक लूप और ड्यू टू द एमरजेंसी ब्रेक लूप विच कम्स इन रोलिंग स्टॉक। यहाँ पर ये वाली फिगर को हम लोग एक बार रिफ़र करें जो कि चीज़ों को क्लियर कर देंगी। जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये हमें ब्रेक लूप दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये वाली जो लूप हमें जो दिखाई दे रही है बेसिकली एमरजेंसी ब्रेक लूप दिखाई दे रही है, EB लूप,
अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ई बी लूप 1 और 2, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ हमें ई बी लूप कितनी मिलती है, ई बी लूप हमें 2 मिलती है। यहाँ पर ये पहली वाली ई बी लूप 1 और फिर उसके बाद ये दूसरी वाली ई बी लूप 2। अब ये दोनों जो ई बी लूप है वो साथ में काम करती है, तो हमारे पास ई बी लूप कितनी है, ये पूरी ई बी लूप है। ई बी लूप कितनी है, 2 है, और जो ब्रेक लूप है वो कितनी है, वो 1 है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रेक लूप 1 है, ये ब्रेक लूप 1, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 1, ये 1, तो ये ब्रेक लूप क्या है, 1 है, राइट। तो यहाँ से हमने ये डिस्कस किया, अगर ट्रेन में अगर ई बी लग रहा है तो या तो वो सिग्नलिंग की वजह से होगा या तो रोलिंग स्टॉक की वजह से होगा। अगर एस सी एस कट आउट करने पर वो ई बी हट रहा है तो इसका मतलब ये सिग्नलिंग की वजह से, सिग्नलिंग का फॉल्ट है। बट अगर हम लोग एस सी एस हटा रहे हैं बट ई बी हट नहीं रहा है, तो ऐसे केस में जो फॉल्ट है वो रोलिंग स्टॉक का फॉल्ट है। अब रोलिंग स्टॉक में फॉल्ट किसके वजह से होगा, या तो ब्रेक लूप की वजह से होगा या तो एमरजेंसी ब्रेक लूप की वजह से होगा, राइट। If EB removed by cutout of SCS, then it is due to the fault from the signaling. In holding brake, TCU give command to BECU for holding brake. अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया होल्डिंग ब्रेक के बारे में, होल्डिंग ब्रेक में होता क्या है, जो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट होता है वो ब्रेक कंट्रोल यूनिट को क्या देता है, कमांड देता है, राइट। जिसकी वजह से होता है कि जो बेकू होता है वो ब्रेक कंट्रोल, जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है वो कमांड देता है ब्रेक कंट्रोल यूनिट को। अब जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, सर्विस ब्रेक की 30% न्यूमेटिक एयर को निकाल देता है, तो ट्रेन में ब्रेक लग जाता है, जो कि होल्डिंग ब्रेक। तो ये वाली वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमरजेंसी ब्रेक लूप के बारे में और ब्रेक लूप के बारे में।